आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट संविधान का। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। दोस्तों ऑप्शन डी सही रहेगा, निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की इरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेज सरकार ने समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई थी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपको सम्मिलित करना पड़ेगा। दोस्तों जो आपको इसमें चारों ऑप्शन में जो पता हुआ करे उनमें से एक भी अगर पता होगा उससे भी अनुमान लग जाता है। जैसे कि आपको पता है सूरत विभाजन तो कब हुआ था, 1907 में हुआ था। तो ए का कौन सा होगा आपका, ए का होगा चौथा। अब ए का चौथा में दो ऑप्शन हैं। अब देखिए इसमें डी चेक कर लीजिए। एक डी में है पूर्ण स्वराज का संकल्प। दोस्तों पूर्ण स्वराज का संकल्प कब हुआ था, 1929 को। तो इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907। सांप्रदायिक अधिनिर्णय 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा भारत में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसी और अछूत आदि के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र के लिए ये अवार्ड दिया। गांधी जी ने इसका विरोध किया था। सामन कमीशन के विरोध एवं बहिष्कार के पूर्व ही 1925 ईस्वी में भारत सचिव लॉर्ड वर्कन हेड ने कांग्रेस के नेताओं को यह चुनौती दे डाली कि यदि वे विभिन्न संप्रदायों की आपसी सहमति से एक संविधान का मसौदा तैयार कर सकें तो ब्रिटिश सरकार निश्चित ही उस पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार कर सकती है। भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए फरवरी 1928 ईस्वी में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में मतभेद के कारण कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सका। अगला सम्मेलन 19 मई 1928 ईस्वी को बम्बई में हुआ। यहाँ पर पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए 8 सदस्यीय समिति की नियुक्ति हुई। इस समिति ने अगस्त 1928 ईस्वी में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। इस प्रारूप को ही नेहरू रिपोर्ट कहकर संबोधित किया गया। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारत के संवैधानिक इतिहास की एक युगांतकारी तथा महत्वपूर्ण घटना है। यह मुख्य रूप से दो कारणों से विशेष है। एक तो यह कि इसने गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामजद करके उन्हें विधायी कार्य से संबद्ध करने का अधिकार प्रदान कर दिया, तथा दूसरा यह कि इसने गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया, जिससे बम्बई और मद्रास की सरकारों को भी विधायी शक्ति प्रदान की गई। सम्मिलित करना है इसमें दोस्तों, कोई एक ऑप्शन पकड़ के ठीक करेंगे। आप सभी लोग जानते होंगे कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। तो डी का तो तीसरा है ही। अब डी का तीसरा केवल ए ऑप्शन में है, इसी से मार सकते हैं आप। इसी से आपके बाकी सभी ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। जैसे कि ए आपका अगस्त घोषणा है, ये किसने की है, लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने। बी है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव का कौन सा सही है, बी का 1। तो ये किसने की है, लॉर्ड लिनलिथगो ने। सी का कौन सा सही है, सी का चौथा सही है। इसका मतलब अगस्त संकल्प किसने लिया था, महात्मा गांधी ने लिया था। इस तरीके से आपको एक ऑप्शन भी पता हो तो भी आपका सही हो जाता है। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 ईस्वी में की गई थी। लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की असाधारण सफलता तथा बेल्जियम, हॉलैंड तथा फ्रांस के पतन के पश्चात
ब्रिटेन की स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई। फलतः ब्रिटेन ने समझौतावादी दृष्टिकोण की नीति अपनाई। युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो ने एक घोषणा की कि जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त संकल्प का संबंध महात्मा गांधी से है। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई की घोषणा से 14 अगस्त सन 1946 को कोलकाता में भीषण दंगे शुरू हो गए। इसे कलकत्ता दंगा या कलकत्ता का भीषण हत्याकांड कहते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालन समिति में आमूल-चूल परिवर्तन करना, कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन योग्य बनाना भी इसका उद्देश्य था। इस अधिनियम को 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पास किया तो 1774 ईस्वी में इसे लागू किया गया। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? दोस्तों, 1786 ईस्वी का अमेंडमेंट एक्ट, 1786, 1793 का चार्टर अधिनियम, पिट ने 1786 का अधिनियम पारित करवाया, जिसका प्रमुख उद्देश्य कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल के पद के लिए तैयार करना था। इस अधिनियम के तहत मुख्य सेनापति की शक्तियां भी गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई थीं। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। दोस्तों, 1876 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया, जिनका जन्म 24 मई 1819 और मृत्यु 22 जनवरी 1901 में हुई, इन्होंने 1837 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी के रूप में सिंहासन पर आरूढ़ हुई थीं। 1877 ईस्वी में उन्हें भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। अपने उदार विचारों के कारण ही वह भारतीय जनमानस में प्रसिद्ध हुई थीं। मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही विक्टोरिया राजगद्दी पर आसीन हो गई थीं। भारत का शासन प्रबंध 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से लेकर ब्रिटिश राज सत्ता को सौंप दिया गया। इसकी जो उद्घोषणा महारानी के नाम से की गई, उससे वह भारतीयों में जनप्रिय हो गई, क्योंकि ऐसा विश्वास किया गया था कि उद्घोषणाओं में जो उदार विचार व्यक्त किए गए थे, वे उनके निजी और उदार विचारों के प्रतिबिंब स्वरूप थे। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में कौन सा ब्रिटेन शासन ने पूरा किया था? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। नहीं दोस्तों, पूरा नहीं हुआ। देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। दोस्तों, यह पूरा हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय और यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। यह भी साफ गलत है। भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक विश्वासों में हस्तक्षेप नहीं होगा, यह भी गलत है। केवल देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी गई, बाकी कोई भी काम पूरा नहीं किया गया। रानी विक्टोरिया के दिनांक 1 नवंबर 1858 की घोषणा के अनुसार यह उद्घोषित किया गया कि इसके बाद भारत का शासन ब्रिटिश राजा के द्वारा और उनके वास्ते सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा चलाया जाएगा। गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दी गई, जिसका अर्थ था कि वह राजा का प्रतिनिधि था। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? दोस्तों, पृथक निर्वाचन प्रणाली इसका उद्देश्य था। मार्ले मिंटो सुधारों का मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को दिग्भ्रमित कर राष्ट्रवादियों में फूट डालना तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को विनष्ट करना था। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? दोस्तों, 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार आया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार, भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस समय मार्ले भारत सचिव एवं लॉर्ड मिंटो वायसराय थे। इन्हीं दोनों के नाम पर इसे मार्ले मिंटो सुधारों की संज्ञा दी गई। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? दोस्तों, जो मार्ले मिंटो सुधार था, इसी के द्वारा लाया गया था। वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, लाया गया। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली थी। दोस्तों, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय एवं विधान परिषदों के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए।
1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? दोस्तों यहाँ पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को भारत सचिव और वायसराय के नाम पर पार्लियामेंट सुधार भी कहते हैं। इसका निर्माण उदारवादियों को संतुष्ट करने के लिए किया गया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने इन सुधारों के माध्यम से पृथक निर्वाचन मंडल के सिद्धांत का प्रारंभ किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1909 ईस्वी के अपने अधिवेशन में इस अधिनियम के अन्य सुधारों को तो स्वागत किया, लेकिन धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचक मंडलों की स्थापना के प्रावधानों का विरोध किया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। दोस्तों इसका उद्देश्य केवल था प्रांतों में दोहरा शासन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की क्या विशेषताएं थी? दोस्तों इसकी विशेषता थी केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना करना, केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था करना, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत करना, लोक सेवा आयोग का गठन करना, पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया, केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।